नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है इस कंपनी के ऊपर। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए बैंकिंग सेक्टर में हमेशा अगर ग्लोबली मार्केट से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए तो सबसे पहले प्रेशर पड़ता है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है क्योंकि जो इकोनॉमिक को टोटली मतलब या टोटली इकोनॉमिकली सारे चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं। तो अगर इकोनॉमिकली कोई भी क्राइसिस आए, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बैंकिंग के ऊपर पड़ता है। क्योंकि देखिए कोविड के जैसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या था, वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। क्योंकि लोगों के काम नहीं था, लोग घर में बैठे हुए थे, जो जमा हुआ पूंजी था वो भी खत्म हो चुके थे। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हुआ कहाँ पे, मतलब अकाउंट्स के ऊपर। तो बैंकिंग इसीलिए इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो बैंकिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो उनमें से कोटक महिंद्रा बैंक जो इंडिया के एक टाइम थर्ड लार्जेस्ट बैंक था, आज इसका हालत कहाँ पे बन चुके हैं, फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बन चुके हैं। अभी देखिए आप कहेंगे सर आप तो फोर्थ बोल रहे थे। देखिए आप जब वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद आप चेक करेंगे शायद आपको फोर्थ पोजीशन में दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का ही मार्केट कैप सेम टू सेम है। फर्क क्या है, देखिए 35,000 सॉरी 3,51,688 और एक्सिस बैंक का कितना 3,51,661। मतलब सिर्फ के सिर्फ कितना फर्क है, सिर्फ के सिर्फ देखा जाए तो 20 सॉरी सॉरी यहाँ पे हाँ 27 के आसपास, 27 करोड़ के आसपास डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमेशा चेंजेस होता रहता है, डिपेंड ऑन शेयर प्राइस। शेयर प्राइस ज़्यादा जिसका हाई होगा उसका मार्केट कैप टोटली शेयर प्राइस से उसका मार्केट कैप को कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसमें कहने का जरूरत ये नहीं कि कंपनी कौन सा बेस्ट है, दोनों कंपनी बेस्ट है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ऑब्वियसली मेरा एक पसंद कंपनी है। एक्सिस बैंक से भी ज़्यादा मैं कोटक महिंद्रा बैंक को पॉजिटिव देखता हूँ। उसके पीछे बहुत सा रीज़न भी है, अगर उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं आपको एक चीज़ डेटा आपको दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। जो टोटली सेक्टर वाइज सेल्स का ग्रोथ है, नेट सेल्स का ग्रोथ है, वो इंडस्ट्रीज से भी ज़्यादा है। कोटक बैंक का इंडस्ट्रीज से भी ज़्यादा है, जो आपको एक्सिस बैंक में नहीं दिखेगा। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लीजिए, इंडस्ट्री 16% के आसपास है, मान लेता हूँ कोटक के कम है, फिर भी देखिए एक्सिस बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 5%। मतलब 50% कम है कोटक बैंक से। तो दोनों में अंतर यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिला है। फिर भी आप कहेंगे सर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे तो कोटक बैंक नहीं है, बहुत सारी जगह पे तो कोटक बैंक नहीं है, तो कोटक बैंक काम कहाँ से करते हैं? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट के साथ कंपनी काम करते हैं। एक्सिस बैंक क्या करता है, कॉर्पोरेट के साथ साथ रिटेल बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे हुए है। और हाँ, मेरे खुद की एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ज़रूर कहूँगा, मेरे पास कोटक बैंक का कोई भी अकाउंट्स नहीं है, मेरे दोस्त के पास है। उन्होंने मुझे कहा, उसके ऊपर मैं वेरीफाई करके देख चुका हूँ, उसको पूछ के देख चुका हूँ कि उसका सर्विसेज बहुत अच्छा है। और मेरे पास एक्सिस बैंक का अकाउंट था, मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि एक्सिस बैंक का सर्विसेज अच्छा नहीं लगा। देखिए मैं कोई इस कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए हर कस्टमर का अलग अलग फीडबैक होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप गलत बता रहे हैं बैंक के बारे में। देखिए मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ, आप सर्विसेज को जाकर चेकआउट कर लेना, आपको खुद पता चलेगा। बहुत सारी दिक्कत भी है, तो मैं उसके बारे में चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं सब यही कहूंगा कि मेरे ऑन माई फेवरेट कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक, अगर एक्सिस बैंक से कंपेयर किया जाए तो। तो बेसिकली कोटक बैंक के ऊपर मुझे जो डेटा देखने को मिला, क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार इस बार रिजल्ट पब्लिश किया। 12,000 से लेकर डायरेक्ट 15,000 तक कंपनी का 15,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू देखने को मिले। इंटरेस्ट भी पेमेंट हाईली करना पड़ा क्योंकि कंपनी कर्जा ज़्यादा लिया था। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 4,000 करोड़ से डायरेक्टली 7,400 करोड़ बने। इसीलिए मैं इस कंपनी को ज़्यादा पॉजिटिवली देखता हूँ क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, उसको हमेशा बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। मगर एक दिक्कत वाला बात है, वो दिक्कत वाला बात क्या है इस कंपनी के ऊपर, जिस बार कंपनी का रिजल्ट आया, ध्यान से देखेंगे जो एनपीए था 0.43%, वो एनपीए घट के 0.38% हो चुके हैं। तो एनपीए तो कंट्रोल में है, चलो ठीक ठाक है। तो दिक्कत वाला बात कहाँ पे है, चलो आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी का प्रोविजन, अगर प्रोविजन को देखूँ तो आप देख सकते हैं, प्रोविजन का अगर देखूँ तो पिछले साल में कितना था 413 करोड़, और इस बार कितना बना 774 करोड़। और पिछले क्वार्टर्स में कितना था 442 करोड़। मतलब प्रोविजन ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुके हैं। तो जो बैंकिंग का, जो फाइनेंशियल कंपनी का प्रोविजन ज़्यादा होगा, उसमें थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ा सा दिक्कत तो आने का चांसेस है अपकमिंग टाइम्स में, क्योंकि प्रोविजन ज़्यादा होना कंपनी के लिए खतरा बन सकता है। तो प्रोविजन, एनपीए, ये सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए।
कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे तो डबल के आसपास हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे एक दिक्कत वाला बात तो आने का चांसेस हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे होगा कि कंपनी खत्म हो जाएगा, कंपनी एटलीस्ट 30-40% गिर जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसे सोचना मत, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है, एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है। और रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जब यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर भी बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के लिए वो तैयारी कर रहा है, तब तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है इसके ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे तो मुझे ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलेगा, तब मैं एक जरूर डिसीजन यहाँ पे लेने वाला हूँ। और मुझे लगता है ये जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। उसके बीच में बहुत सारे सपोर्ट्स भी है और एक रेंज भी बना है, इस रेंज तक जाने का वो चांसेस ले सकता है। देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है वो जाएगा करके। हाँ, इसको इस कंपनी के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप जरूर इसके ऊपर रिसर्च करिए। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करते तो रिसर्च करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको पहले कंपनी के ऊपर भरोसा करना होगा। भरोसा ही सब कुछ है, क्योंकि कंपनी के ऊपर दम है तो भरोसा के ऊपर चलते हैं। तो देखिए कंपनीज के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में मैं तो चर्चा कर चुका हूँ, आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर सबसे पहले मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा, जो मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ खास लगा। वो क्या है आप खुद ही देख सकते हैं, महिंद्रा महिंद्रा का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 36,500 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी जित टॉप 5 जो रैंकिंग कंपनी है, टॉप 7 जो कंपनीज है उससे कई गुना ज़्यादा दूर है, क्योंकि टोटली फाइनेंस इंडस्ट्रीज में टोटल 194 कंपनीज है। उनमें से कंपनी कितना परफॉर्मेंस अच्छा किया चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इस कंपनी के ध्यान से देखूँ तो कंपनी के जो ROE एंड ROC है, अगर वो उसको देखेंगे तो थोड़ा सा वीक आपको दिखेगा। अभी देखिए ROC किसी भी फाइनेंस कंपनी में कम हो तो चलेगा, मगर ROE अच्छा होना चाहिए। क्या सही में ROE ठीक है? चलो देख लेते हैं। ROE 10 है, जो 15% के ऊपर होता तो एक एवरेज लेवल के ऊपर माना जाता, तो यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट जरूर देखने को मिला है। दूसरी बात क्या है, अगर मैं क्वार्टरली सॉरी इसका पेयर ग्रुप से बात करूँ, ध्यान से देखना, टोटल इसका 194 कंपनी से अगर एवरेज देखूँ तो कंपनी की जो खुद का सेल्स ग्रोथ है वो 20% है, और 194 कंपनीज का टोटल एवरेज है 30 के आसपास। मतलब कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा खराब है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार किया, 38% का ग्रोथ किया, जो एवरेजली 29% देखने को मिला है बाकी कंपनीज को मिलाकर। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, जिसके ग्रोथ कंपनी के अपकमिंग टाइम्स पे आने का चांसेस है, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ भी, कंपनी के रेवेन्यूज भी जबरदस्त बढ़े, एक्सपेंस के मिटाने के बाद, इंटरेस्ट मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 360 से लेकर 497 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट हुआ। अब मान ले तो कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, मतलब एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को बीट कर पाए हैं, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को कंपनी बीट नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है, जो कंपनी के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर भरोसा दिया दिखाया। देखिए म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, सॉरी FS ने माल बेचा, उसके पास 17% होल्डिंग था, वो 10% कर चुके, ऑलमोस्ट 7% होल्डिंग बेच चुके हैं। और म्यूचुअल फंड के पास 10% होल्डिंग था, वो 16% हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट जितना FS के पास था वो सारे के पास, सारे स्टेक किसके पास चले गए? म्यूचुअल फंड के पास। देखिए इस तरीके से इंस्टीट्यूशन अगर आपस में बाई सेल करते रहे तो कंपनी सब कुछ ठीक ठाक है, मैं मान लेता हूँ। अगर इंस्टीट्यूशन, दोनों ही इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है और उसका फायदा डायरेक्टली पब्लिक उठा रहा है, तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी मतलब देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसके लिए बता दूं, कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से जिस तरीके से एक रेंज क्रिएट हुआ, उस रेंज का कब टारगेट होगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैंने इस कंपनी के ऊपर पहले से एक डिसीजन लिया। यहाँ पे शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए बार बार इस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। देखिए मार्केट भी वोलेटिलिटी के हिसाब से है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, तो जब तक इस लेवल को, हाई लेवल को ब्रेक ना करे तब तक मुझे लगता है टारगेट तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए टाइम लग सकता है, क्योंकि टाइम इसीलिए लगेगा क्योंकि कंपनी का टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं बना, ऑलमोस्ट 68% 70% के आसपास। अगर ये टारगेट मुझे 2 साल में मिले तो भी मेरे मेरे लिए इस टारगेट बहुत बेस्ट टारगेट होगा। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो को देखकर जो मैंने खुद ट्रेड लिया हो उसको आप भी ट्रेड लेने का कोशिश मत करिए, क्योंकि वो रिक्सी ट्रेड है
उसकी कोई भी गारंटी नहीं होता कि उसका टारगेट होगा करके, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन होता नहीं है। मैं हमेशा आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ दिखाता रहता हूँ। अगर आपको सीखना है तो कंटिन्यू करिए, अगर आप टिप्स लेने के लिए आए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मतलब हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ सीख कर काम करिए, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बेसिकली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर धीरे धीरे करके इन्वेस्टर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। अभी इन्वेस्टर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं, इसका मतलब क्या है? अगर आप इन्वेस्टर के हिसाब से बात करो तो देखिए, म्यूचुअल फंड के पास 3.99% होल्डिंग था, वो बढ़ के 6% हो चुके हैं। डीएस के और म्यूचुअल फंड के पास कितना था? 3.7% होल्डिंग था, बीच में 5% होल्डिंग हो गया था, अभी फिर से 3.56 हो चुके हैं। मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बेचा है, मगर उसका डायरेक्टली फायदा एफआईएस ने उठाया है। तो क्यों उठाया? उसके पीछे रीजन भी तो होना चाहिए, क्योंकि लास्ट कुछ मतलब लास्ट कुछ 1.5 हाफ ईयर्स में देखा जाए तो केमिकल सेक्टर के जिस तरीके से खराब सिचुएशन बने, केमिकल सेक्टर जिस तरीके से मतलब सेल्स को कम किए, जिस तरीके से डिमांड कम हुआ, उस कारण के बेसिस में कंपनी के ऊपर बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला, और वो प्रेशराइज आज खत्म होता देखने को मिला है। जो वो प्रेशराइज आज ना के बराबर होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि खुद देख सकते हैं नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले जा रहा है और सेल्स भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक गुड पॉजिटिव पॉइंट अपकमिंग टाइम्स में आने का चांसेस है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2025 के बाद केमिकल का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ने वाले है, तो तब देखा जाएगा कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी कर सकते हैं। बाकी कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ, जब इस कंपनी के ऊपर एक शोल्डर कप विद 100% बना था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से एक बिग बाउंस करके 1800 का जो लेवल है, 1797 का जो लेवल है, उस लेवल तक जाने का वो चांसेस रख सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और लास्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रूसियल डेकोर्स लिमिटेड। तो रूसियल डेकोर्स लिमिटेड जो 1000 करोड़ का कंपनी है, तो फाइनली इसका जो स्प्लिट का डेट था 9 तारीख को, आज के दिन कंपनी स्प्लिट दे चुके हैं, एक के बदले 10 शेयर। तो कितने सारे दोस्त को स्प्लिट मिला है? अगर अपने स्प्लिट से पहले बाइंग किए होंगे तो आपको स्प्लिट जरूर मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो आपके जो ब्रोकर फार्म है, मतलब जिस ब्रोकिंग के माध्यम से, जिस ब्रोकिंग कंपनी के माध्यम से आप इस कंपनी को बाई किया है, तो एक बार टोल फ्री नंबर में फ़ोन करके आप पूछ लीजिएगा आपका डीमेट अकाउंट में कब वो शो करेंगे। तो बाकी आपके क्या व्यू है सारे कंपनीज के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।